बाजी भाई मुझे रोज आइसक्रीम दिलाने के बहाने पार्क में ले जाते हैं और फिर 12 साल की कैरन मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि पीछे से आते खुरम ने उसको थप्पड़ दे मारा। हराम खौर, मैंने गरीब समझकर तुम लोगों की कितनी मदद की और तुमने मेरे ही घर में चोरी कर ली। मैं हैरत से दोनों की तरफ देख रही थी। खुरम ने चोरी का इल्जाम लगाकर कैरन को काम से निकाल दिया, लेकिन एक रोज लैपटॉप पर काम करते वक्त वो जैसे ही उठ कर गए तो स्क्रीन पर नजर आते मंजर को देखकर मेरे सर पर आसमान टूट गया, क्योंकि वहां तो बच्चों की रात के 10 बज चुके थे। अमूमन खुरम उस वक्त तक आ जाते थे, लेकिन न जाने क्यों आज उन्हें काफी देर हो गई थी। मुझे अब बोरियत होने लगी थी। इरादा एक लम्हे के लिए सोने का हो गया था, मगर फिर ये सोचकर सर झटक दिया कि बिला वजह आकर गुस्सा करेंगे कि मेरा इंतजार तक नहीं किया और पहले ही सो गई। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया था। सुन, ये मैंने इंतजार करने में आफियत जानी थी। चंद लम्हे बाद मैंने थक हार कर अपने कदम खुरम की अलमारी की तरफ बढ़ाए थे। इरादा उसका लैपटॉप इस्तेमाल करने का था। मैं मूवी देखना चाहती थी, लेकिन जानती ही नहीं थी कि आज के बाद मेरी जिंदगी कितनी तब्दील होने वाली है। मैंने कदम अलमारी की तरफ बढ़ाए थे। इसके अलमारी का पट खोला तो सामने ही लैपटॉप रखा हुआ था। एक लम्हे के लिए मैं ठटक गई थी। लैपटॉप के पीछे छोटी छोटी काफ़ी डिवाइसेस और मेमोरी कार्ड रखे हुए थे। मैं थोड़ा हैरान हुई थी कि इतने सारे मेमोरी कार्ड और उन डिवाइसेस का खुरम क्या करेगा, लेकिन फिर यह सोचकर सर झटक दिया था कि हो सकता है यह सब खुरम के ऑफिस का सामान हो। मैं सिर्फ लैपटॉप उठाए बिस्तर पर बैठ गई थी। अभी मैंने लैपटॉप खोला ही था जब अगले ही लम्हे मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। खुरम का लैपटॉप पासवर्ड मांग रहा था। 1 महीना पहले जब मैंने उसका लैपटॉप अपने हाथ में लिया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं थोड़ा हैरान हुई थी क्योंकि आजकल वो अपने मोबाइल में भी पासवर्ड लगा रहा था। हालांकि मैंने उससे पूछा भी था, क्या है ऐसा मोबाइल में जो तुम छुपा रहे हो, जबकि उसने ये कहकर बात को टाल दिया था कि अरे पागल, तुमसे नहीं छुपा रहा। ऑफिस में मोबाइल ऐसे ही रख रहता है और मैं अपने काम में मगन रहता हूँ। न जाने अगर पीछे से कोई मोबाइल में घुस गया तो मेरी प्राइवेट चीजें हैं, तुम्हारी तस्वीरें हैं, नंबर वगैरह हैं, आगे पीछे हो गए तो बिला वजह मुसीबत आएगी। इसकी बात तो दुरुस्त थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे सुकून नहीं आया था। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी और अब लैपटॉप में भी पासवर्ड देखकर मेरा शक यकीन में बदल रहा था। क्या खुरम किसी लड़की को डेट कर रहा था? यह ख्याल आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं खुरम से बहुत मोहब्बत करती थी, इतनी के लफ्जों में बयान करना आसान नहीं। अभी मैं कोई पासवर्ड डालती। इसी पुल कमरे का दरवाजा खुला और खुरम दाखिल हुआ। चंद लम्हे वो दरवाजे पर खड़ा मुझे सुन होकर देखता रहा और फिर अचानक मेरी तरफ बढ़ा और हड़बड़ाकर मुझसे लैपटॉप छीन लिया। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो गुस्से से बोला, किसकी इजाजत से तुमने मेरा लैपटॉप को हाथ लगाया है? इंसान की कुछ प्राइवेसी भी होती है। जबकि मैं फौरन बोली, बीवी से किस बात की प्राइवेसी और तुम्हारे लैपटॉप में पासवर्ड क्यों है? पिछले महीने जब मैंने उसे इस्तेमाल किया था तब कोई पासवर्ड नहीं था। जबकि वो फौरन बोला, तो तुमने लैपटॉप उठाया ही क्यों? मैं इसे अलमारी में बंद करके जाता हूं। अब तुम क्या चाह रही हो? अलमारी की चाबी भी ले जाओ। जबकि मैं अब चलाकर बोली, आखिर इसमें पासवर्ड क्यों है? उल्टी बातें मत करो, जो पूछा है उसका जवाब दो। वो अब खामोश हो गया और चंद लम्हे बाद अपनी सांस बहाल करते हुए बोला, तुम्हें बताया है। मोबाइल, लैपटॉप एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान की प्राइवेसी होती है, और अब मेरा ऑफिस में ओहदा भी बढ़ गया है तो जिम्मेदारियां और कुछ प्राइवेट फाइल्स वगैरह मेरे पास होती हैं जो मैं लैपटॉप में ही कैद रखता हूं। इसीलिए इसे पासवर्ड लगाना पड़ा है। अब तुम बिला मकसद इन सब चीजों में घुसोंगी तो परेशान ही होंगी। ये कहकर वो वापस अलमारी की तरफ बढ़ गया, जबकि ना जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी जो वो मुझसे छुपा रहे थे, वरना आज तक खुरम ने इस तरह बर्ताव नहीं किया था, खासकर जिस तरह वो आते ही चलाए थे। इस चीज ने मुझे काफी हैरान कर दिया था। वो मुझे देखते हुए बोला, जाओ खाना लगाओ, मैं आता हूं कपड़े तब्दील करके। बिला वजह तुमने आते ही मुझे टेंशन दी है। जबकि मैं एक मशकूक निगाह उन पर डालकर बाहर आ गई थी। मैं किचन में दाखिल हुई तो मेरी काम वाली बच्ची एक तरफ खड़ी थी, आंखों से आंसू जारी थे। मैं थोड़ा हैरान हुई कि भला ये क्यों रो रही है। उसको तो अब क्वार्टर में जाकर आराम करना चाहिए था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा था जब अचानक वो बैठ गई और बेइख्तियार बोली, नहीं मेरे साथ ये मत करें, छोड़ दे मुझे। मैं हैरत से उसे देखने लगी।
चंद लम्हे बाद उसने मेरी तरफ देखा तो एकदम होश में आ गई, अपने आंसू साफ किए और दोबारा खड़ी हो गई। मैंने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ है बच्चे, आप इस तरह क्यों बर्ताव कर रही हैं? उसने सर नफी में हिलाया और बोली, कुछ नहीं हुआ, बस भूख लग रही थी इसीलिए आंखों से पानी निकल आया। मैंने हैरान होकर कहा, तुमने 8 बजे खाना खा लिया था, फिर क्यों भूख लग रही है? वो नजरें चारों तरफ घुमाते हुए बोली, बस पता नहीं, अचानक भूख लग रही है, आप थोड़ा खाना दे सकती हैं? मैंने सर हिलाया और प्लेट में खाना निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने शुक्रिया कहा और चली गई। करण का अचानक किचन में आना और फिर रोना मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने सर झटक कर खाने में मसरूफ हो गई, क्योंकि खर्रम भूख का बहुत कच्चा था। अगर उसे वक्त पर खाना ना मिले तो उसका मूड खराब हो जाता था। मैंने खाना गर्म किया और ट्रे में रखकर कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर दाखिल हुई तो खर्रम अलमारी के पास खड़ा था। मैंने कई बार नोट किया था कि काम से आने के बाद वो मुसलसल अलमारी के अंदर न जाने क्या करता रहता था। आज मैंने उसकी अलमारी में डिवाइसेस और मेमोरी कार्ड देखे तो थोड़ा परेशान हो गई। शायद उन्हीं चीज़ों की वजह से वो खड़ा रहता था। उसने अपनी जॉब को 3 साल से कम किया हुआ था, लेकिन पिछला 1 महीना कुछ अजीब था। इसकी हरकतें काफ़ी मुख्तलिफ थीं। मैंने एक बार ये बात इससे कही भी थी, लेकिन इसने ये कहकर टाल दिया कि मेरा एहदा बढ़ गया है, इसीलिए जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, तुम्हें इसीलिए लग रहा होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं, मगर मुझे कुछ ज़रूर महसूस हो रहा था। मुझे देखते ही उसने अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और आकर मेरे साथ सोफे पर बैठ गया। मैंने खाना उसके सामने रखा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो बोला, यकीनन तुम मुझसे नाराज़ होगी क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम पर शोर किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा परेशान हो गया था क्योंकि अगर तुम गलत पासवर्ड डाल देती तो मेरा पासवर्ड उड़ सकता था। इस लैपटॉप की सेटिंग ऐसी है कि अगर 2 से 4 बार गलत पासवर्ड डाला जाए तो तमाम फाइलें और डेटा खुद ही डिलीट हो जाता है। फिर उसे रिकवर करने में तकरीबन 5 दिन लग जाते हैं। अभी मुझे फौरन काम करना था, इसीलिए मैं थोड़ा सख्त हो गया था और कोई बात नहीं थी। उसका सफाई देना बिल्कुल आम दिनों की तरह था। जब भी वो कोई गलती करता उसी तरह बैठकर वजाहत देता था। मुझे अब कुछ इत्मीनान हुआ कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा नहीं है। शायद ये मेरे दिमाग का वहम है, मगर कहते हैं औरत अगर किसी चीज़ पर शक करना शुरू कर दे तो उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। हम दोनों ने खामोशी से खाना खाया। मैं बर्तन समेटते हुए बोली, अब रात काफ़ी हो चुकी है, आप बाहर नहीं जाएंगे, अब आराम करेंगे। लेकिन वो फौरन बोला, नहीं, मुझे अभी पार्क वॉक करने जाना है, सुबह वक्त नहीं होता और खाने के बाद अगर वॉक ना करूं तो अजीब कैफियत महसूस होती है। मैंने कहा, करण ने खाना खा लिया है? उसने सर हिलाया और बोला, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही खाना लेकर गई थी, पता नहीं क्यों उसे दोबारा भूख लग गई। फिर वो बोला, मैं उसे साथ लेकर जा रहा हूँ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ उसकी सेहत मुतासिर हो रही है, थोड़ी देर खुली फजा में वॉक करेगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। मैंने घड़ी देखी तो 11 बज रहे थे। मैं फौरन बोली, नहीं, करण को ना लेकर जाना, वो बच्ची है, अब आराम करेगी तो सुबह जागेगी, वो सुबह जल्दी उठने की आदी है। लेकिन मेरे शौहर बोले, तुम्हें कुछ नहीं पता, मुलाजमीन को भी अपने घर का फर्ज समझना चाहिए, अगर हम करण की सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। मैं थोड़ी परेशान हुई क्योंकि उस वक्त एक बच्ची को बाहर ले जाना खतरनाक था। बेशक खुर्रम समझदार और उम्र में बड़ा था, लेकिन वो बच्ची थी। लोग तरह तरह की बातें बना सकते थे क्योंकि खुर्रम उसका कोई सगा नहीं लगता था, लेकिन खुर्रम जो सोच लेता था उसे पूरा करके ही दम लेता था। खुदा हाफिज कहकर वो बाहर चला गया। मैं खिड़की के पास आ गई। चंद लम्हे बाद खुर्रम क्वार्टर से निकलता हुआ नजर आया। उसके पीछे सहमी सहमी सी किरण भी मौजूद थी। मैं हैरान हुई क्योंकि किरण अमूमन खुर्रम से राजी नहीं होती थी। इसके बहुत नखरे होते हैं। वो उम्र में कम है, इसीलिए हम उसे डांटते भी नहीं, बल्कि हमेशा लाड प्यार से रखते हैं, जैसे वो हमारे घर की नौकरानी नहीं बल्कि बेटी हो। दरवाज़ा बंद होते ही मैं भी अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं कब बिस्तर पर लेटते ही सो गई, मुझे कुछ पता ही न चला। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मेरी आंख मामूल के मुताबिक सुबह 10 बजे खुली। मैंने करवट बदल कर देखा तो खुर्रम ऑफिस जा चुका था। मैं हैरान हुई क्योंकि अमूमन वो सुबह 11 बजे तक ऑफिस के लिए निकलता था। ओहदा बढ़ जाने के बाद
उसे देर से आने की छूट मिल गई थी। मैंने फौरन अपना मोबाइल फोन उठाया और खुर्रम को कॉल की। पहली बेल पर ही उसने मेरी कॉल रिसीव कर ली। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो बोला कि मैं मीटिंग में हूं, तुमसे फ्री होकर बात करता हूं, और हाँ, अपना ख्याल रखना। ये ताकीद करते ही उसने फोन काट दिया, जबकि मैं सर हिलाकर खड़ी हो गई। यानी आज इसकी मीटिंग थी। जब भी वो जल्दी चला जाता था। फ्रेश होकर मैं कमरे से बाहर आई तो किरण लाउंज की सफाई कर रही थी। मुझे देखते ही इसने मामूल के मुताबिक सलाम किया और वापस अपने काम में मगन हो गई। इसका चेहरा काफी बुझा बुझा लग रहा था, वरना जब भी मैं जागती थी वो मुझसे ढेरों बातें करती थी। मैंने अपना सर झटका और सीधा किचन में आ गई। वो 12 साल की थी, इसीलिए मैं इससे चूल्हे का कोई काम नहीं करवाती थी। सिर्फ सफाई, बर्तन धोना और बाहर के छोटे मोटे काम वो कर लिया करती थी। मैंने खामोशी से अपने लिए नाश्ता तैयार किया और बाहर आकर किरण से पूछा कि उसने नाश्ता कर लिया, तो वो सर हिलाकर बोली कि जी साहब, करवा कर गए हैं। उन्होंने कहा था कि वो आज दोपहर तक आ जाएंगे। मैंने भी सर हिलाया और वापस किचन में चली गई। वहीं बैठकर मैंने सुकून से नाश्ता किया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मेरा मोबाइल फोन बज उठा। मैंने देखा तो सामने एक अनजान नंबर जगमगा रहा था। पहले मैंने इस नंबर को इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं कभी भी अनजान नंबर रिसीव नहीं करती थी। खुर्रम ने भी मुझे ताकीद की हुई थी कि कोई अनजान नंबर मत उठाना, क्योंकि जब से मेरा ओहदा बढ़ा है कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। कहीं तुम्हारा दिमाग खराब ना कर दी। ये सोचकर मैंने नंबर की तरफ देखा भी नहीं, मगर चंद लम्हे बाद ही दोबारा मोबाइल बजने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। एक ही नंबर से बार बार कॉल आना, किसी न किसी बात का अंदेशा था। अगर किसी से रॉन्ग नंबर लग जाए तो वो 1 या 2 बार करता है, लेकिन मेरा मोबाइल मुसलसल बज रहा था। मैंने कुछ सोचकर कॉल रिसीव कर ली। मैं हेलो कहती, इससे पहले ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज गूंजी कि औरत को अपने मर्द से इतना गाफिल नहीं होना चाहिए कि उसके घर में क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही ना चले। बेहतर होगा अपने घर पर नजरसानी करो, वरना देर हो जाएगी और तुम सारी जिंदगी पिछताती रहोगी। मैं फौरन बोली, कौन बात कर रहा है? जवाब दो, नाम क्या है तुम्हारा? लेकिन अब फोन काट दिया गया। मैंने दोबारा फोन किया, मगर कॉल रिसीव न हुई, बल्कि मोबाइल बंद जा रहा था। यकीनन मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। मैं हैरान रह गई। उसकी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ ना आईं, लेकिन न जाने क्यों मुझे सब कुछ अपने ही शौहर से जोड़ता हुआ महसूस हुआ। मैंने फौरन अपना सर झटका और खुद को मुस्बत रखने की कोशिश की, क्योंकि खुर्रम पहले ही कह चुका था कि जब से मेरा ओहदा बढ़ा है कुछ लोग तुम्हारा दिमाग जरूर खराब करेंगे, ताकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाए और मैं अपने काम से गाफिल होकर तुम में उलझ जाऊं। इसीलिए मैं मुतमईन हो गई कि यह किसी कुलीग की हरकत होगी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि दुनिया को इस बात का इल्म हो चुका है जो मेरे घर में चल रहा था, और मैं ही एक पागल थी जो सब कुछ सामने होते हुए भी देख नहीं पा रही थी। चंद लम्हे बाद करण किचन में दाखिल हुई। मैंने हैरान होकर उसकी चाल देखी। वो लड़खड़ा कर चल रही थी। अचानक मेरी नजर उसके चेहरे पर गई तो देखा कि उसकी गर्दन पर अजीब निशान थे। मैं फौरन घबराकर बोली, करण, इधर आओ बच्चे, ये तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ है और ये तुम चल किस तरह रही हो? वो फौरन अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बोली, नहीं बाजी, बस कल वॉक करते हुए थोड़ा गिर गई थी, इसी वजह से चोट आई है। आप भाई को कहना कि मुझे वॉक पर नहीं लेकर जाना। मैं फौरन बोली, उसको मैंने रात भी मना किया था कि तुम बच्ची हो, सोना चाहती हो, यकीनन तुम नींद में हो रही थी, इसीलिए गिर गई। जाओ अब आराम करो, मुझे पता होता तो मैं तुमसे कोई काम न करवाती। वो फौरन बोली, नहीं नहीं, काम का कोई मसला नहीं है, मैं कर लूंगी, बस आप भाई को कहना कि मुझे वॉक पर ना लेकर जाएं। उन्होंने कहा है कि दोपहर में भी लेकर जाएंगे, मगर मुझ में हिम्मत नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से बोली, आने दो आज खुर्रम को, उसका दिमाग तो मैं दुरुस्त करूंगी। बच्ची गिर गई, इसे कोई एहसास ही नहीं, जाओ तुम आराम करो। वो सर हिलाकर अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गई। मेरा गुस्सा सिवा नीजे पर पहुंच गया था। खुर्रम को वाकई एहसास नहीं था। एक छोटी बच्ची गिर गई, लेकिन उसको मजीद डराकर वो गया था कि मैं दोपहर में आऊंगा।
मैंने भी सोच लिया था कि अगर आज ये दोपहर में आया तो उसकी टांग को भी मैं ऐसा ही लंगड़ा करूंगी, फिर उसे एहसास होगा कि तकलीफ होती क्या है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मैंने दोपहर का खाना तैयार कर लिया था, कहीं वाकई वो आ न जाए, फिर भूख के लिए शोर करेगा। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। ठीक 3 बजे घर की डोर बेल हुई थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने खुर्रम खड़ा हुआ था। मुझे देखते ही उसने अंदर आकर माथे पर प्यार किया और सवालिया लहजे में बोला, तुम उस वक्त जाग रही हो, मैं समझा सो रही होंगी। मैं सर झटक कर बोली, छोटी ने मुझे बताया था कि तुम दोपहर में आओगे, तो इसीलिए खाना वगैरह बना रही थी। जाओ मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूं। जबकि वो फौरन बोला, अरे नहीं, बस मैं वॉक के लिए निकलूंगा, पहले थोड़ी वॉक कर लूं, उसके बाद कुछ खाऊंगा। जाओ तुम करण को भेज दो, अब मैं अंदर आऊं, फिर बाहर जाऊं तो बहुत देर हो जाएगी। मैं उसे देखते हुए बोली, इतनी दोपहर में तुम वॉक करोगे, पागल हो गए हो। चलो अंदर कुछ खाओ पहले और फिर आराम करो। सुबह सुबह चले गए, अब थकन नहीं हो रही तुम्हें। जबकि वो बोला, तुम कितनी बातें करती हो, जाकर करण को भेजो, मुझे देर हो रही है। मैंने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें? बच्ची गिर गई, पाँव में लड़खड़ाहट है, गर्दन पर भी शायद चोट आई है, पूरी लाल हो रही थी गर्दन, और वो बोल कर गई है कि बाजी मुझे वॉक पर नहीं जाना, अब किसी बच्ची पर जोर जबरदस्ती नहीं करो और तुम अंदर चलो। जबकि वो बोला, इस घर का मालिक मैं हूं, तो मैं ही फैसला करूंगा कि कौन क्या करेगा। अगर मैं कहूंगा तो तुम्हें भी वॉक करनी पड़ेगी, समझ आई? अब जाओ करण को भेजो, मेरे साथ उल्टी बात करने की जरूरत नहीं है। उसका लहजा अचानक ही तब्दील हो गया था, जबकि मैं थोड़ी घबरा गई थी, क्योंकि मैंने आज तक खुर्रम को इस अंदाज में बात करते हुए नहीं देखा था। वो बिल्कुल आपे से बाहर हो रहा था, आंखें भी लाल हो चुकी थी। मैं घबरा कर बोली, खुर्रम क्या हो गया है तुम्हें? वो बच्ची है, कुछ तो एहसास करो। लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहता था। मुझे एक तरफ करते हुए वो सीधा क्वार्टर की तरफ बढ़ा। मैं भी पीछे जाना चाहती थी, लेकिन चंद लम्हे बाद ही वो उसका बाजू थामे जबरदस्ती क्वार्टर से निकाल कर ले आया। कर्ण बुरी तरह मचल रही थी, वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, जबकि मैं हैरान थी। करण के लिए तो कितना मजा था, रोजाना बाहर की सैर। अक्सर वो मुझसे कहती थी कि मुझे बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद है, फिर इस तरह मचलना मेरी समझ से बाहर था। वो मुझे देखते हुए रोती हुई बोली, नहीं जाना बाजी, मुझे बचा लें, मैं नहीं जाना चाहती भाई के साथ। लेकिन खुर्रम ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके बाजू को झटका देते हुए बोला, खामोशी से चलो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। अपनी सेहत देखो, दिन बदन मोटी होती जा रही हो, अभी 12 की हो और लगती पूरी 16 की हो, चलो। ये कहते ही खुर्रम ने उसे आंखें दिखाईं तो वो काफी सहम गई और उसके साथ जाने पर आमादा हो गई। मैं सर झटक कर वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। कुछ तो था जो खुर्रम मुझसे छुपा रहा था। मैंने सोच लिया था कि आज करण वापस आए तो मैं उससे प्यार से पूछूंगी कि आखिर ये किस तरह की वॉक होती है और तुम लोग किस पार्क में जाते हो। फिर मैं खुद देख कर आऊंगी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, कहीं ये किसी लड़की से तो नहीं मिलने जाता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। आम औरतों की तरह मैं भी अपने शौहर को लेकर काफी जज्बाती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, घड़ी की सुइयां घूम रही थी और अब 5 बजने को आए थे। आखिर ये कौन सी वॉक थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी मैं अपनी जगह से उठकर खुर्रम को फोन करती कि उसी वक्त घर की डोर बेल हुई, यानी खुर्रम आ गया था। मैं फौरन बाहर की तरफ बढ़ी, दरवाजा खोला तो करण काफी निढाल हालत में खड़ी थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं, चेहरा भी लाल सुर्ख हो रहा था, आंखों में सुर्खियां तीर रही थी। खुर्रम मुझे देखते हुए बोला, भाग भाग कर थक गई है, जाओ इसे इसके कमरे में छोड़ आओ, फिर आकर मुझे खाना दे देना। खुर्रम ने ही इसका बाजू थाम कर सहारा दिया हुआ था, जबकि मैंने सर हाँ में हिलाया और उसे थाम चुकी थी। मैं उसे लेकर सीधा उसके कमरे में आई और बिस्तर पर लिटाकर अपने शौहर के पास वापस आ गई। मैंने सोच लिया था कि मैं खुर्रम से 2 टोक बात करूंगी। इस तरह किसी की बच्ची के साथ जुल्म करना नाजायज है। खाना देते ही मैंने इससे इस मौजू पर बात की, लेकिन वो बिला वजह मुझ पर भड़क उठा और बोला, तुम चुप रहो, तुम्हें खुद तो वॉक करनी नहीं होती
और जो कर रहे हैं उन्हें तुम टोक रही हो। अच्छा है, इसका वजन कम हो जाएगा। आगे जाकर कितनी परेशानियां होती हैं। मोटापा इंसान को परेशान ही करता है। बीमार हो जाएगी, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि ये अच्छी तरह अपने आप को स्मार्ट करके हमारे घर से जाए। जबकि मैंने हैरत से खुर्रम को देखा। हाँ, किरण थोड़ी मोटी थी, मगर इतनी भी नहीं कि लोग बातें बनाएं या फिर उसे कोई बीमारी हो जाए। वो बिला वजह गुस्सा हो रहा था, इसीलिए मैंने खामोश होने में आफियत जानी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया था। किरण इतनी थक गई थी कि उसने एक दफा भी हमारे पोर्शन में चक्कर नहीं लगाया था और ना मैंने इस मासूम को बुलाया था। सुबह में उठी तो आज वो घर पर नहीं आई थी, यानी उसे काफी थकन हो गई थी। मैंने सोच लिया था नाश्ता वगैरह करके इसके लिए खुद नाश्ता लेकर जाऊंगी। वो हमारे घर की फर्द थी जिसका ख्याल रखना हम पर लाजिम था। इसकी माँ ने मुझ पर बहुत भरोसा करके अपनी बच्ची का हाथ मेरे हाथ में थमाया था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब किरण किचन में आई। मुझे काम करता देख फौरन शर्मिंदगी से बोली कि मैं सो गई थी, आज उठा नहीं जा रहा था, इसीलिए नहीं आई। मैंने उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं करण, तुम थक गई हो गई। चलो खैर, अब तुम आ गई हो तो ये बर्तन समेट लो। वो मुझे देखते हुए बोली, बाजी मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने पलट कर देखा तो उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। वो बोली, बाजी भाई अच्छे नहीं हैं। वो मुझे वॉक के बहाने, अभी वो अपना जुमला मुकम्मल करती कि अचानक मेरे शौहर अंदर दाखिल हुए और उसका बाजू थाम कर पीछे की तरफ धकेला। उसे देखते हुए बोले, चोर कहीं की, तुम लोगों को मैं कितना देता हूं? तुम्हारी माँ को भर भर के पैसे, तुम्हें अलग तनख्वाह और तुम मेरे ही घर में चोरी कर रही हो। मैं हैरान रह गई कि अचानक उन्हें क्या हो गया, वो इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं। वो बोले, दफा हो जाओ यहां से, अब हमारे घर को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं बीच में आने लगी तो उन्होंने मुझे भी आंखें दिखाकर खामोश करवा दिया। करण रोती हुई हमारे घर से भाग गई। वो अपना सामान लेने भी क्वार्टर में नहीं गई। मेरे शौहर मुझे देखते हुए बोले, इसने मेरी घड़ी चोरी की है, तुम जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मुझे देर हो रही है। मैं हैरान थी कि खुर्रम को दिन बदन क्या होता जा रहा है। ना वो मेरी बात सुन रहे थे, ना मुझे कुछ कहने का मौका दे रहे थे, बस फजूल का गुस्सा किए जा रहे थे। मैंने चुपचाप नाश्ता तैयार किया और उन्हें करवाकर रुखसत कर दिया। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया, मगर मुझे मुसलसल करण की फिक्र सता रही थी कि ना जाने वो बच्ची कैसी होगी। एक लम्हे के लिए दिल किया कि उसके घर चली जाऊं, लेकिन फिर सोचा बिला वजह उसकी अम्मा मुझे बातें सुनाएगी और अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो उनका दिल दुख जाएगा। मैं किसी भी गरीब की बद्दुआ नहीं लेना चाहती थी। रात खुर्रम आज भी लेट आए और आते ही अपने लैपटॉप में मगन हो गए। आज मुझे उनसे बात करने का दिल चाह रहा था। मैं पूछना चाहती थी कि आपके रवैये में इतनी तब्दीली क्यों आई है, लेकिन वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद अचानक उनका मोबाइल फोन बजा। मैं खामोशी से लेट गई। वो मोबाइल लिए बाहर चले गए और लैपटॉप एक तरफ रख दिया। न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं अचानक अपनी जगह से उठी और उसका लैपटॉप उठाकर अपनी तरफ घुमा लिया, मगर जैसे ही मेरी नज़र स्क्रीन पर गई तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वहाँ जो मंजर चल रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कट के मर चुकी हूँ। खुर्रम ऐसा कर सकता था, वो भी अपने ही घर की हाउस हेल्पर के साथ। खुर्रम गंदी वीडियोस बनाने वाली एक वेबसाइट के साथ जुड़ गया था जो मासूम बच्चों को उस गलत काम पर लगा रहे थे और उन्हें गलत वेब पर डाल रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खूब रोई, इतना कि मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। फौरन ही खुर्रम अंदर आ गया। जब मुझे सब समझ आया तो मैंने डिवाइसेस और मेमोरी कार्ड उठाते साथ ही उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और गिरेबान पकड़कर बोली, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे घटिया इंसान को। एक मासूम बच्ची के साथ तुमने ये सब किया। वॉक के बहाने तुम ये गुनाह कर रहे थे। वो बोला, तुम खामोश हो जाओ, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। इस काम के लिए मुझे बहुत पैसा मिल रहा है। हम कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाएंगे। मैं तुम्हें खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूँ और आने वाले वक्त में हमें ऊंचे मकाम पर देखना चाहता हूँ। मैंने उसे बहुत जलील किया और फौरन पुलिस को इतला देकर उसे गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि वो बच्ची छोटी थी और उसके साथ ये सब कुछ हुआ था।
मैं भी अपनी अम्मा के घर आ गई और वहीं बैठकर खुरम से तलाक ली। पुलिस एहलकारों ने इस वेबसाइट पर फौरन काम शुरू किया। जितने भी बच्चों का हाल उन्होंने बुरा किया था उन सबको रेस्क्यू किया गया, वेबसाइट को बंद किया गया और उसको चलाने वाले इदारे को भी पकड़ना शुरू कर दिया गया। जब भी मैं उस वक्त को याद करती हूँ तो मुझे बेहद अफसोस होता है कि मेरे घर में ही ये गुनाह का खेल चल रहा था और मुझे कुछ खबर न थी। खुदा का शुक्र है कि इस रब ने मेरी हिफाजत की और मुझे इस गंद से महफूज रखा, वरना मेरे शौहर का बस चलता तो वो मुझे भी उसी गलत काम पर लगा देते और उन्हें कोई शर्म ना आती। मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।